नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, हम लोग बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज से हम लोग साइंस का डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज का अपना वीडियो। और यदि आपको कोई दिक्कत हो, कोई शिकायत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तब भी कमेंट कर सकते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू 7। पीएच वैल्यू किसका 7 है, ये पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि 7 जो होता है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है। इसके पहले जो भी होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। और इसके बाद इसके ऊपर का जो भी होगा नंबर, जिसका पीएच मान, वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, शुद्ध पानी, उदासीन विलयन, क्षारीय विलयन या फिर अम्लीय विलयन। अब आप यहां जानते हैं कि प्योर वाटर जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर प्योर वाटर भी हो जाएगा और न्यूट्रल सॉल्यूशन भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा इसका आंसर। इसलिए सही आंसर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। हालांकि बीपीएससी की माने तो बीपीएससी ने ए आंसर को सही माना है, लेकिन जो सही आंसर होना चाहिए, जो मैंने देखा है इंटरनेट पर और बाकी सभी स्रोतों से जहां से मैंने पढ़ करके देखा है, तो वहां पर शुद्ध पानी और उदासीन विलयन दोनों का ही होना चाहिए 7, और इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डजंट कंटेन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है। आप जानते हैं कि जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है, ये दोनों कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में होता है। ठीक है, अब प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। उसमें ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना निगेटिव चार्ज होता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके हमारा द्रव्यमान संख्या बनता है, मास नंबर बनता है, या फिर एटॉमिक मास बनता है। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है यहाँ पर कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आप जानते हैं, ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और तांबा। अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है इसका परमाणु संख्या भी एक होता है और परमाणु द्रव्यमान भी एक होता है। इसका मतलब इसमें केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एंगस्ट्रम इज द यूनिट ऑफ। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, तरंग दैर्घ्य, ऊर्जा की, आवृत्ति की या वेग की। अब इसमें यदि हम लोग देखें तो एंगस्ट्रम जो है वो आपकी वेवलेंथ की इकाई है, यानी कि तरंग दैर्घ्य की इकाई है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा, यदि हम यहाँ पर देखें तो 1 एंगस्ट्रम जो होता है, ये भी पूछा जा सकता है, तो 1 एंगस्ट्रम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तरंग दैर्घ्य की इकाई है एंगस्ट्रम। ठीक है, ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है। आवृत्ति की इकाई क्या होती है, हर्ट्ज जो होता है। हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति की इकाई है। वेग की इकाई क्या हो जाएगी, वेग का इकाई क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और ऊर्जा का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आवृत्ति को नापा जाता है, जस्ट अभी मैंने बताया आवृत्ति का इकाई क्या होता है। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, मीटर पर सेकेंड, रेडियन, वाट। क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, और कितना हर्ट्ज का आवृत्ति हम लोग सुन सकते हैं, श्रव्य आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का कोई भी जो ध्वनि है वो हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डीएनए की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड डीएनए।
जेम्स वॉट एंड फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, जोहानसन या फिर हरगोविंद खुराना। अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा? जनरली जब हम लोग डीएनए की बात करते हैं तो वहां पर जनरली आप जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक का नाम लेते हैं, लेकिन ये जो है ना अवधारणा गलत है कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। उन्होंने क्या किया था? डीएनए के कुंडलीकार रचना की खोज की थी। ठीक है, कुंडलीकार रचना को बनाया था। ठीक, अब यहां पर यदि हम लोग देखें तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? फ्रेडरिक। जो खोज की थी वो किसने की थी डीएनए की? फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। ठीक है, फ्रेडरिक मिस्चर ने कब की थी? 1869 में। 1869 में क्या हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा, गांधी जी के डीएनए की खोज एक तरह से हो गई। आप ये याद रखिएगा तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर मिनरल? अब इसमें यदि हम लोग देखें तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो एक प्रकार का फैट है। ठीक है, एक प्रकार का फैट है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, ब्लड में पाया जाता है। इसके कारण स्ट्रोक ये बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर स्ट्रोक का भी, हार्ट स्ट्रोक का या हार्ट अटैक का भी खतरा होता है। ठीक है, तो ये जो है ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का वसा है जो हमारे खून में पाया जाता है। याद रखिएगा। चलिए, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो यहाँ पर निगरानी नहीं, किसकी जांच के लिए उपयोग होता है ये होना चाहिए। ठीक है, किसकी जांच के लिए उपयोग होता है? तो हार्ट, लीवर, पैंक्रियाज या फिर ब्रेन, हृदय, यकृत, अग्न्याशय या फिर मस्तिष्क। आंसर क्या हो जाएगा? ई जो है वो आपका मस्तिष्क की जांच के लिए उपयोग होता है। ठीक है, मस्तिष्क की तरंगों का जो पैटर्न होता है, जो वेव्स होते हैं मस्तिष्क में, आप जानते हैं कि जो हमारे शरीर में कोई भी काम होता है तो उसका सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे में उसका सिग्नल जो है उस मस्तिष्क तक पहुंचता है और फिर वहां से फिर वो सिग्नल वेव के रूप में जाता है, ट्रांसफर होता है उस पर्टिकुलर अंग तक और तब वो अंग काम करता है ना। तो ये जो काम करते हैं ये वेव्स के रूप में तरंगे होती हैं। ठीक है, और इन्हीं का पैटर्न जांच किया जाता है ईईजी से और उससे पता चल जाता है अगर पैटर्न सही है तो मस्तिष्क आपका ढंग से काम कर रहा है, अगर तरंग सही नहीं है तो फिर आपका जो मस्तिष्क है ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। चलिए, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम या फिर मेडुला। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसमें हो जाएगा बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। त्वचा को संदेश भेजकर ये क्या करता है? जब आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, ठीक है, तब ये क्या करता है? त्वचा को संदेश भेजता है, वही वेव्स के जरिए जो है वो त्वचा को एक मैसेज भेजता है और फिर जो है वहां से पसीना निकलता है। अब पसीना निकलेगा तो पसीना क्या होगा? वाष्पीकृत होगा, क्योंकि गर्मी है तो वाष्पीकृत होगा तेजी में। अब वाष्पीकृत जैसे ही पसीना होगा वैसे ही आपको क्या, हल्का ठंडक का एहसास होने लगेगा। ठीक है, हल्का ठंडक का एहसास होगा। तो ये क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित कर लेता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। चलिए, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक पार्ट होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा है और बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से ज्यादा है। ये सारे चारों ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको चुनना है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो तरंग दैर्घ्य जो होता है वो आवृत्ति का विपरीत होता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायोलेट लाइट। ठीक है, और यहां पर याद रखिएगा जिसका वेवलेंथ को अगर हम W से सूचित करें, यदि वेवलेंथ जो है ज्यादा होगा तो आपका आवृत्ति जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है, F से अगर फ्रीक्वेंसी को सूचित करें तो फ्रीक्वेंसी उसका कम हो जाएगा। मतलब जो तरंग दैर्घ्य होता है वह उल्टा होता है किसके? फ्रीक्वेंसी के। ये याद रखिएगा। ठीक, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायोलेट लाइट, दैट्स व्हाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वायोलेट लाइट। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होता है इसीलिए रेड लाइट जो है हमको बहुत दूर से दिखाई दे दी जाती है। ठीक है, बहुत दूर से दिखाई दे जाती है।
चलिए 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा ये पूछा जा रहा है। द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल इज, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, आप आसानी से फॉर्मूला याद रख सकते हैं, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। अब यहाँ पर हम लोग को 40 डिग्री सेल्सियस का निकालना है, तो 40/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। अब ये कट के आ जाएगा 8। अब यहाँ पर F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 8 जा 72 माइनस 32, तो ये क्या हो जाएगा 72 प्लस ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 72 प्लस 32 यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, एम्पियर, वोल्ट, कूलम्ब या फिर वॉट। अब इलेक्ट्रिक पावर की जो इकाई होती है वो होती है आपकी वॉट, वो होती है क्या, वॉट। अच्छा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू हमेशा होता है V इंटू आई, मतलब V हो गया यहाँ पे क्या, वोल्टेज हो गया, और I क्या हो गया, करंट हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। शक्ति, विद्युत शक्ति किसको कहते हैं, व्यय की हुई ऊर्जा जो होती है, व्यय की गई ऊर्जा जो होती है उसी को प्रति सेकेंड में मापा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, और एक वॉट जो होता है, एक, इसीलिए एक वॉट को हम क्या कहेंगे, जूल प्रति सेकेंड में नापेंगे। ठीक है, जूल प्रति सेकेंड में इसको नापा जाता है, एक वॉट को। ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। विद्युत मोटर में उष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर विद्युत मोटर क्या होता है। विद्युत मोटर आप लोग देखते होंगे घर में पानी निकालने के लिए, जमीन से पानी निकालने के लिए आप एक पंप गाड़ देते हैं और उसको मोटर से चलाते हैं, है ना, मोटर से चलाते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम लोग क्या देते हैं, इनपुट क्या होता है, हम लोग इनपुट के रूप में विद्युत ऊर्जा देते हैं, और वहां पर वो क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाता है, और मैकेनिकल एनर्जी में बदल करके प्रेशर जनरेट करता है, और उससे पानी ऊपर की तरफ आता है, और हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर में टंकी वगैरह भरने के लिए, और उसके बाद यूज में लाते हैं। तो विद्युत मोटर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 20 से 30% पानी, 10 से 20% पानी, 30 से 40% पानी। तो ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 70% ऑफ वाटर, अबाउट 70% ऑफ वाटर। हमारे शरीर का 70% भाग जो होता है वो पानी ही होता है, आपको याद रखना चाहिए। आगे, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है, वोल्टमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर या फिर पोटेंशियोमीटर। तो विद्युत धारा जो होती है वो मापी जाती है एमीटर से, एमीटर से मापी जाती है विद्युत धारा। ये वोल्ट मीटर से क्या मापा जाएगा, विभवांतर, तो विभवांतर मापा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मापा जाएगा। ठीक है, ओके, वोल्ट मीटर। यहाँ पर दोनों ऑप्शन जो है ए और सी दोनों सेम ही दे दिया है, तो ये थोड़ा सा देखना होगा। ठीक, पोटेंशियोमीटर जो होता है उससे ये विद्युत धारा नहीं मापी जाती है। ठीक, याद रखिएगा, पहले इसका यूज किया जाता था रेजिस्टेंस मेजरमेंट में, अब नहीं किया जाता। चलिए आगे देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर ओजोन। तो ऑप्शंस तो आपने देख लिया, अब आंसर क्या हो जाएगा, द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस पूछा जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस का मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो इसमें जो है आपका क्या क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद क्या होता है, जलवाष्प होता है। ठीक है, जलवाष्प भी होता है। ठीक, ग्रीन हाउस गैस जो होता है वो जलवाष्प के कारण भी होता है। उसके बाद क्या, N2O भी होता है यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। फिर आपका क्या, CH4 यानी कि मीथेन भी होता है। फिर आपका O3 यानी कि ओजोन भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ओजोन भी होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। और ये सब जो है ना मेन कंपोनेंट ही है, ये मत समझिए कि मेन कंपोनेंट पूछ रहा है तो किसी एक के बारे में पूछ रहा है, मेन कंपोनेंट ही है ये सारा। ओके, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला, किस कार्य के लिए मिला ये पूछा जा रहा है। आइंस्टाइन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर रिलेटिविटी यानी कि आपेक्षिकता, बोस आइंस्टाइन संघनन यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन,
संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज। कब मिला था? 1921 में मिला था। और किस सब्जेक्ट का मिला था? तो फिजिक्स का मिला था, भौतिकी का मिला था, याद रखिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर न्यूक्लियस। आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। कोशिका का ऊर्जा गृह या फिर कोशिका का शक्ति स्रोत भी कहा जाता है इसको, कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन जो होता है वो यहीं पर होता है। ठीक है, याद रखिए। ये तो आपको निश्चित तौर पर आपको याद ही होगा। अच्छा, इससे पहले ये जो पोटेंशियोमीटर है, यहाँ पर मैंने जो बताया, इससे क्या मापा जाता है? इससे जो है सेल का ईएमएफ मापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सेल मतलब बैटरी, सेल का ईएमएफ जो होता है वो मापा जाता है किससे? पोटेंशियोमीटर से मापा जाता है। ठीक, ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसी तरह से मुझे याद आता जाएगा तो मैं बाद में भी बता सकता हूँ। आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए, इसीलिए मैं कहता हूँ। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? एड्स इज कॉज्ड बाय पानी, जीवाणु, विषाणु या फिर फफूंद। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। आप सब लोगों को पता होगा निश्चित तौर पर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये किसके कारण होता है? एचआईवी वायरस के कारण होता है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन को लिख देता हूं मैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये होता है आपका एचआईवी वायरस, जिसके कारण एड्स होता है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर या फिर लैक्टोमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी? हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर या फिर लैक्टोमीटर। आर्द्रता जो होती है वो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ठीक है, ये जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है आर्द्रता। ठीक, सापेक्षिक आर्द्रता इसको क्या कहते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, जो कि मापा जाता है किससे? हाइग्रोमीटर से। ठीक है, और इसी में एक और जिसमें हम लोग बार बार कंफ्यूज होते हैं, तो द्रवों या फिर जल का तुलनात्मक या विशिष्ट घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होता है, वो मापा जाता है आपका हाइड्रोमीटर से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता और हाइड्रोमीटर से द्रवों या जल का तुलनात्मक या फिर विशिष्ट घनत्व मापा जाता है। और इसमें बराबर कंफ्यूजन होता है और बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए निश्चित तौर पर ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दाब की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन या फिर न्यूटन प्रति मीटर। तो न्यूटन तो आपका फोर्स का हो गया, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, यहां पर यदि हम लोग बात करें दाब की, तो दाब क्या होता है? बल प्रति एरिया। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसी को कहते हैं हम लोग दाब। तो बल का इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। यदि आपको छोटा छोटा फॉर्मूला याद है तो आसानी से कर सकते हैं। और दाब की इकाई क्या होती है? पास्कल होता है। ठीक है, दाब का इकाई क्या होता है? पास्कल होता है, मात्रक जिसको कहते हैं। ओके, चलिए। द सामान्य शुष्क सेल, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। द नॉर्मल ड्राई सेल हैज इलेक्ट्रोलाइट ऑफ जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड या फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड। किसका होगा? यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो ये होगा अमोनियम क्लोराइड का। नॉर्मल ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट किसका होगा? NH4Cl यानी कि NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, या फिर किसका होगा? ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड।
ये दोनों में से किसी का भी हो सकता है। ठीक, और ये जो है विद्युत अपघट्य के रूप में यूज किया जाता है। और MnO2 मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है, इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए? कैथोड के लिए। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है कैथोड के रूप में, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायनमो के बारे में। डायनमो के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। डायनमो का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? डायनमो का यूज हम लोग करते हैं जब हम लोग पनबिजली घर, यदि आप लोग देखेंगे, जब पनबिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जब देखेंगे ना, तो वहां पर देखेंगे आप लोग डायनमो का यूज किया जाता है। डायनमो को बहुत तेजी से नचाया जाता है और उसकी यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, उसको बदला जाता है किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदला जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इट ट्रांसफॉर्म्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यही काम किया जाता है। ये जो आपका है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही आपका विद्युत जनरेटर जो होता है, जो हम लोग शादी ब्याह में यूज करते हैं, या फिर आपके घर में भी हो सकता है, तो ये जो जनरेटर जो होता है वो भी यही काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आकाश नीला लगता है क्योंकि द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। शॉर्ट वेवलेंथ स्कैटर मोर देन लॉन्ग वेवलेंथ बाय एटमॉस्फेयर। नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है, या फिर वायुमंडल दीर्घ तरंग दैर्घ्य को लघु तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, शॉर्ट वेवलेंथ स्कैटर मोर देन लॉन्ग वेवलेंथ बाय एटमॉस्फेयर। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शॉर्ट वेवलेंथ, यहाँ पर वेयर नहीं वेव होना चाहिए। शॉर्ट वेवलेंथ स्कैटर मोर देन लॉन्ग वेवलेंथ बाय एटमॉस्फेयर। ठीक है, याद रखिएगा। कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है, जिसका कम तरंग दैर्घ्य होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा? अधिक होगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोन बराबर है किसके बराबर है? 1/10 mm, 1/100 mm, 1/1000 mm, या फिर 1/10,000 mm। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 10 to the power -3 mm होता है। 10 to the power -3 mm होता है, यानी कि 1/1000 mm। ठीक है, 1/1000 mm इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अति चालकता का लक्षण है। अति चालकता का लक्षण क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, उच्च पारगम्यता यानी कि हाई परमिएबिलिटी, लो परमिएबिलिटी निम्न पारगम्यता, जीरो परमिएबिलिटी शून्य, या फिर इनफाइनाइट परमिएबिलिटी अनंत पारगम्यता। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका शून्य पारगम्यता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य पारगम्यता। अब इसमें क्या, यदि हम लोग देखें, प्रतिरोध इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अतिचालक जो वस्तुएं होती है उसमें प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, यही कारण है कि ऊर्जा ह्रास के बिना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, सबसे पहला कारण तो ये हो गया कि पहला लक्षण तो ये हो गया। दूसरा लक्षण ये होता है कि चुंबकीय बल को अपनी सतह पर ही ये रोक लेता है, अतः चुंबकीय पारगम्यता जो होती है वो शून्य होती है। ठीक है, याद रखिएगा, चुंबकीय पारगम्यता जो होती है वो शून्य होती है। ठीक, चल अब रेजिस्टेंस जहां होगा ही नहीं वहां पर शून्य पारगम्यता तो होगा ही होगा, है ना। तो ये दोनों इसका लक्षण है, याद रखिएगा अति चालक वस्तुओं का। नेक्स्ट है वर्ष दीर्घतम होता है। ईयर इज मैक्सिमम ऑन प्लूटो, जुपिटर, नेपच्यून या फिर अर्थ। अब आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा प्लूटो। प्लूटो पर वर्ष जो होता है वो दीर्घतम होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। चलिए, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है, यही पूछा जा रहा है। राउंडेड शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द्रव का घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर गुरुत्व ग्रेविटेशन। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका
27 का आंसर हो जाएगा बी, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है, वर्षा की बूंद का आकार जो होता है गोल होता है। ठीक, ये निश्चित तौर पर याद रखिएगा, बराबर पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पर यदि हम लोग प्लूटो के बारे में बात करें तो इस पर कितने पृथ्वी वर्ष का ये होता है, वर्ष, एक वर्ष होता है तो 247.92 पृथ्वी वर्ष, यानी कि अर्थ ईयर। अर्थ ईयर क्या हो गया आपका 365 डेज, तो ये 247.92 अर्थ ईयर के बराबर होता है एक वर्ष, किसका, प्लूटो का। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, ओपन डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर इन अ रूम कैन कूल द रूम टू सम लेस डिग्री, मतलब कमरे के को कुछ डिग्री तक ठंडा कर सकते हैं। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप कमरे को न तो गर्म न ठंडा कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा कि कमरे को थोड़ा सा गर्म जरूर कर देगा। ये वार्म द इंटरनल रूम टू सम एक्सटेंट। ठीक है, थोड़ा सा कमरे का तापमान बढ़ जाता है जब आप कमरे में रखा हुआ रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देते हैं। ठीक है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, चूना पत्थर, पिंच ब्लेंड, रूटाइल या फिर हेमेटाइट। अब यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो विच मिनरल इज द सोर्स ऑफ रेडियम, रेडियम का स्रोत क्या है ये पूछा जा रहा है। लाइमस्टोन, पिंच ब्लेंड, रूटाइल या फिर हेमेटाइट। तो पिंच ब्लेंड जो होता है वो रेडियम का अयस्क होता है, ओर होता है। ठीक है, तो किससे प्राप्त किया जाएगा, पिंच ब्लेंड से प्राप्त किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। द थ्योरी ऑफ एटम बम इज बेस्ड ऑन नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, इनमें से दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो ये फ्यूजन और फिजन और संलयन और विखंडन, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। संलयन का मतलब होता है जुड़ाव, संलयन का मतलब होता है जुड़ाव, और विखंडन का मतलब होता है फटना या फिर टुकड़े होना, टुकड़े होना। ठीक है, तो इसका मतलब कह सकते हैं अलगाव। ठीक है, अलगाव कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाभिकीय संलयन में दो चीजें जुड़ती हैं आपस में, और नाभिकीय विखंडन में एक चीज जो है वो टूटता है अलग अलग चीजों में। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हिंदी वाला में तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फ्यूजन और फिजन में किसको संलयन कहते हैं, किसको विखंडन कहते हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि यू जो है वो अल्फाबेट में लास्ट में आता है। ठीक है, तो वहां पर लास्ट में आदमी जुड़ता है। पहले क्या होता है, पहले टूटता है फिर जुड़ता है। तो आई जो है वो पहले आता है, इसलिए पहले क्या होगा, टूटेगा, और यू जो है बाद में आता है, यानी कि बाद में जुड़ेगा। ठीक है, जब तक कोई टूटेगा नहीं तब तक उसको जुड़ने की जरूरत कहाँ महसूस होगी, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर यदि हम लोग एटम बम की बात करें तो यह जो है आपका एटम बम न्यूक्लियर फिजन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर क्या होता है, नाभिकीय विखंडन पर, और यह जो होता है अनियंत्रित होता है। यह क्या होता है, अनियंत्रित होता है। ठीक है, अगर इसी का इस्तेमाल हम लोग नियंत्रित करके करें तो इससे हम लोग बिजली बना सकते हैं, बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर यह अनियंत्रित हो जाता है तो यही परमाणु बम का सिद्धांत बन जाता है। ठीक है, चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, CaSO4 होल CaSO4 या फिर CaSO4 होल ट्वाइस H2O, 2 CaSO4 डॉट H2O, CaSO4 डॉट 2 H2O। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, मतलब CaSO4 होल ट्वाइस H2O। याद रखिएगा, CaSO4 होल ट्वाइस H2O, ये हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ठीक है, और ये कैसे बनता है, जिप्सम को गर्म करने पर बनता है। ठीक है, जिप्सम को गर्म करेंगे तब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है, लेमन टेस्ट सावर इज कॉज्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल। अब नींबू में क्या होता है, नींबू में क्या होता है, नींबू में होता है साइट्रिक एसिड, और साइट्रिक एसिड के कारण यह जो है खट्टा होता है। ठीक है, टार्टरिक अम्ल की बात करें तो टार्टरिक अम्ल जो होता है वो इमली में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, टार्टरिक अम्ल किस में होता है, इमली में होता है।
चलिए आगे देख लेते हैं। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? असत्य है मतलब फॉल्स है, ये पूछा जा रहा है। किसके लिए? ब्लीचिंग पाउडर के लिए। जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, या फिर तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड इट गिव्स क्लोरीन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर लाइट येलो कलर पाउडर है, या फिर हाईली सोल्यूबल इन वाटर है। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हाईली सोल्यूबल इन वाटर। अब यदि हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज देखें तो यह जो है आपका पीला धवल चूर्ण है, ठीक है, पीत धवल चूर्ण इसको कहा जाता है, ठीक है, पीत धवल चूर्ण होता है सबसे पहला बात, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात क्या है? क्लोरीन की गंध आती है इससे। क्लोरीन जानते हैं Cl होता है, तो क्लोरीन की गंध आती है इसमें, स्मेल लाइक क्लोरीन। उसके बाद यदि देखें तो वायु में यदि खुला छोड़ दें इसको तो आपका Cl2 गैस निकलता है, ठीक है। वायु में अगर खुला छोड़ दें तो क्लोरीन गैस निकलेगा। इसके बाद ये बनता कैसे है? तो ये यदि हम लोग देखें तो CaOCl, यहाँ पर यदि हम लोग देखें ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, अगर सूत्र देखें तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। CaOCl2 प्लस H2SO4 अगर इसको मिला दें तो ये बन जाता है CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने बताया उसी का ये फॉर्मूला है, ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पारद धातु, यहाँ पर यदि हम लोग देखें पारद धातु मिश्रण मतलब कि जो अमलगम होता है, अमलगम को क्या कहते हैं हिंदी में? पारद धातु मिश्रण कहते हैं। अति रंगीन मिश्र धातु होती है, यानी कि अल्ट्रा कलर्ड अलॉय होता है, अलॉय विद कार्बन, कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है। पारद युक्त मिश्र धातु होती है अलॉय विद मरकरी, या फिर अलॉय ऑफ हाई रेजिस्टेंस टू एब्रेशन मतलब अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक क्षमता वाली मिश्र धातु होती है। तो यदि इसमें हम लोग देखें तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अलॉय विद मरकरी, क्योंकि पारद धातु का मिश्रण है, पारद धातु मिश्रण है अमलगम, तो यहाँ पर सीधा जान सकते हैं कि इसमें क्या होगा? पारा होगा ही होगा, ठीक है। तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। चलिए, सामान्य प्रकार का कोयला है। द नॉर्मल टाइप ऑफ कोल इज बिटुमिनस, अर्ध बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, या फिर कोक। साधारण टाइप का कोयला कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिटुमिनस। बिटुमिनस जो होता है वो साधारण प्रकार का कोयला होता है। इसको जो है ये सबसे मुलायम कोयला भी होता है, ठीक है, ये सबसे मुलायम कोयला होता है, यानी कि सॉफ्ट होता है, ठीक, सॉफ्ट होता है। इसके बाद यदि हम देखें तो विश्व में जितने भी कोयले का उत्खनन किया जाता है उसका 80% जो होता है वो बिटुमिनस से ही होता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी का उपयोग जो है डोमेस्टिक यूज में किया जाता है। डोमेस्टिक यूज में किस कोयले का यूज किया जाता है? बिटुमिनस कोयले का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। और इसमें 70 to 86% जो होता है वो कार्बन होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज, भारत का राष्ट्रीय पशु, बगल में लिख दिया स्तनधारी यानी कि मैमल होना चाहिए, गाय, मोर, शेर या फिर बाघ। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बाघ, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है, ठीक। रॉयल बंगाल टाइगर जिसको कहते हैं, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर, ये जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ठंडे खून वाला जानवर कौन सा है? विच वन इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल? पेंगुइन, व्हेल, ऊंट, ऑटर यानी कि ऊद, या फिर कछुआ। ठंडे खून वाला जानवर कौन सा है? विच कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन सा है ये पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा कछुआ। कछुआ जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कोल्ड ब्लडेड मर्डर के बारे में, है ना। यहाँ पर मर्डर नहीं है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ठीक, याद रखिएगा। तो ठंडे खून वाला जानवर। और कछुआ जो होता है ना सबसे ज्यादा जीने वाला जानवर भी होता है, ये भी याद रखिएगा। कछुए की उम्र बहुत लंबी होती है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्योंकि आउट ऑफ वाटर फिशेज डाई बिकॉज उन्हें बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, वे सांस नहीं ले पाती हैं, वे पानी में चल नहीं पाती हैं। दे गॉट लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, देयर बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, दे कैन नॉट इनहेल, या फिर दे कैन नॉट मूव इन वाटर। अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कि वो सांस नहीं ले पाती हैं। मछलियां किससे सांस लेती हैं? गिल्स से सांस लेती हैं, यानी कि गलफराई जिसको
हिंदी में कहा जाता है गलफरा। ठीक है, तो गिल्स से सांस लेती हैं। ठीक है, और पानी में घुला हुआ जो ऑक्सीजन है उससे ये सांस लेती हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट जो ऑक्सीजन एयर में होता है उसमें वो सांस नहीं ले पाती हैं और इस कारण से वो मर जाती हैं। ठीक है, तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है जब उनको जल से बाहर निकाला जाता है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। ये सब सुने होंगे आप लोग बचपन में, है ना। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं? द मेंबर ऑफ बी कॉलोनी रिकॉग्नाइज वन अनदर हाउ, कैसे? गंध से, दृष्टि के द्वारा, नर्तन से या फिर स्पर्श से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दूसरे को वो लोग जो हैं वो गंध से पहचानते हैं, बाई स्मेल, स्मेल से पहचानते हैं। और जब खाना उनको मिल जाता है, जब भोजन किसी को मिल जाता है, तब वो डांस करते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करके बुलाते हैं कि भैया खाना मिल गया, नाचो गाओ और आके खाना खाओ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के जीवन काल में 2 बार कितने दांत विकसित होते हैं? हाउ मेनी टीथ डेवलप 2 टाइम्स इन द लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन? 4, 12, 20 या फिर 28? मनुष्य के जीवन काल में जो 20 दांत होते हैं, 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। 20 दांत 2 बार विकसित होंगे और 12 दांत जो होते हैं वो 1 बार विकसित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा C 20। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मानव शरीर के पैर की हड्डियां हैं, मतलब कितनी संख्या में मानव शरीर के पैर की हड्डियां होती हैं? 8, 30, 32 या फिर 34? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो होती है वो होती है 30। ठीक है, और ये जो हड्डियां होती है ना, अंदर से खोखली होती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, अंदर से ये जो हड्डियां होती है ये बिल्कुल खोखली होती है। ठीक, चलिए मतलब खोखली कहने का क्या मतलब कि सॉलिड नहीं होती है, सॉलिड नहीं होती है। ठीक है, खोखली होती है। चलिए, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं? यहाँ पर पैर के बारे में देखा हम लोगों ने, अब खोपड़ी के बारे में देख लेते हैं। 8, 12, 32 या फिर 28? तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 28 होती है। ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है बराबर, बीपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो आपका स्कल में, मतलब कि खोपड़ी में तो आपका 28 हो गया, है ना। स्कल में आपका 28 हो गया। इसके बाद यदि देखें तो माउथ में यानी कि मुंह में कितना होता है? 14 होता है। कंठ में यदि देखें तो 1 होता है। और कान में कितना होता है? कान में 6 हड्डी होता है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक मनुष्य का नवीनतम पूर्ववर्ती है। द लेटेस्ट प्रेसिडेसर ऑफ मॉडर्न मैन इज जावा मैन, क्रोमैग्नन मैन, नियंडरथल मैन या फिर पिकिंग मैन? कौन था आधुनिक मानव मनुष्य का नवीनतम पूर्ववर्ती? तो आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी कि क्रोमैग्नन इंसान जो है वो हमारा लेटेस्ट प्रेसिडेसर है। ठीक है, मतलब हमारे लेटेस्ट पूर्वज है। पूर्ववर्ती का क्या मतलब? पूर्वज। ठीक है, चल, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। जनरेशन ऑफ प्लांट लाइक मदर प्लांट कैन बी बाय सीड्स, ग्राफ्टिंग, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ बोथ, मतलब इनमें से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोनों से। यदि आप गन्ना का तना काटते हैं और फिर लगा देते हैं तो गन्ना उत्पन्न होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? गन्ना जो है उसको स्टेम कटिंग से हम लोग उगाते हैं ना, और बीजों से यदि आप मालदा का बीज उगाइएगा तो बीज मतलब बम्बैया थोड़ी उग जाएगा आम, है ना। तो जो आम उगाइएगा वही आम उगेगा ना। तो बीज से भी और तना काट से भी, दोनों से क्या हो जाएगा कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलेगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। सेल का मतलब यहाँ पर कोशिका से है, तो प्रोटीन, चर्बी, खनिज या फिर जल, मतलब कोशिका में 80% से अधिक कौन सा पदार्थ होता है ये पूछा जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? वाटर। कि हमारे शरीर में 70% पानी है तो हर एक कोशिका में 80% पानी तो होगा ही होगा ना, है ना। तो सेल में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? पानी है, वाटर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इल्यूनिन प्राप्त होता है। इल्यूनिन इज एक्सट्रैक्टेड बाय अदरक के प्रकंद से, यानी कि राइजोम ऑफ जिंजर, डहेलिया की जड़ों से, रूट्स ऑफ डहेलिया, बालसम पुष्प से, बालसम फ्लावर, या फिर आलू के कंद से, स्टेम ऑफ पोटैटोज। आंसर क्या हो जाएगा? ये पहले तो इल्यूनिन नहीं होगा, ये होगा इनुलिन। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये होता है इनुलिन। ठीक है, याद रखिएगा।
INULIN, इसको कहा जाता है इनुलिन। ठीक है, और ये जो है प्राप्त होता है किससे? डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। डहेलिया एक प्रकार का फूल होता है, आप लोग देखते होंगे, बहुत बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा फूल होता है और ये ठंडे के टाइम में निकलता है। ठीक है, तो डहेलिया आप लोग जरूर देखे होंगे। ठीक, डहेलिया, गुलदाउदी, ये सब ठंड के टाइम में लगाते हैं हम लोग नवंबर दिसंबर में, और ये मार्च तक लगभग रहता है, बसंत तक लगभग रहता है। आमतौर पर स्टेम कटिंग का उपयोग किसे उगाने के लिए किया जाता है? केला, गन्ना, आम, कपास। जनरली स्टेम कटिंग यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ, जस्ट अभी मैंने बताया कि गन्ना का उत्पादन जो है वो स्टेम कटिंग के जरिए निश्चित तौर पर किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। मटर पौधा है, प्लांट ऑफ पीच इज, शाक, पुष्प, झाड़ी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। हर्ब, फ्लावर, श्रब या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये जो है हर्ब है, यानी कि शाक है। ठीक है, मटर जो है वो शाक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। विकास का मुख्य कारक है, विकास का मुख्य कारक क्या है? द मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन इज म्यूटेशन, यानी कि परिवर्तन, एक्वायर्ड कैरेक्टर, प्राप्त चरित्र, सेक्सुअल प्रोडक्शन यानी कि यौन उत्पादन, और नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये जो है आपका विकास का मुख्य कारक जो होता है, इवोल्यूशन का मुख्य कारक दो होता है। पहला तो होता है आपका नेचुरल सिलेक्शन, और दूसरा क्या होता है? वेरिएशन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, वेरिएशन। ठीक, यानी कि विविधता। ठीक, तो नेचुरल सिलेक्शन और वेरिएशन ये दोनों विकास के मुख्य कारक होते हैं। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पुरानी चट्टान प्रणाली की आयु की पुष्टि किसके द्वारा की जाती है? द एज ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम इज कंफर्म्ड बाय KAR मेथड यानी कि पोटेशियम आर्गन मेथड, C14 यानी कि कार्बन 14 मेथड, RASI मेथड यानी कि रेडॉन सिलिकॉन मेथड, और UPB मेथड यानी कि यूरेनियम लेड मेथड। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम आर्गन मेथड, पोटेशियम आर्गन मेथड, या फिर AR40 इसको कहा जाता है, पोटेशियम आर्गन मेथड, यानी कि K40 आर्गन 40 और K40, ये दोनों के विघटन के अनुपात से पता चलता है कि चट्टान की आयु क्या है। ठीक है, तो इसमें पोटेशियम भी होता है और आर्गन भी होता है, तो आर्गन 40 और पोटेशियम 40 ये दोनों का जो विघटन होता है, डिकम्पोजिशन जो होता है, उसका अनुपात जो है, रेशियो जो है, उससे पता चलता है कि चट्टान कितनी पुरानी है, उसकी आयु कितनी है। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम आर्गन मेथड। वायु क्या है? एयर इज अ कंपाउंड, एलिमेंट, मिक्सचर या फिर विद्युत अपघट, यानी कि यौगिक, तत्व, मिश्रण या फिर इलेक्ट्रोलाइट। क्या है एयर? क्या है? तो एयर जो होता है वो आपका क्या होता है? मिश्रण होता है। एयर में क्या होता है? एयर में आपका यदि देखें तो कितना होगा? 78% जो होगा वो आपका नाइट्रोजन होगा, 21% जो होगा वो आपका ऑक्सीजन होगा, फिर आपका 0.03% जो होगा वो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और बाकी में बाकी सब गैस होंगे, धूल कण होंगे। ठीक है, और जलवाष्प भी होगा। तो वायु क्या है? ये जो है एक मिश्रण है, क्योंकि सबका मात्रा जो है वो निश्चित नहीं है। ठीक है, जो धूल कण का मात्रा निश्चित है क्या? कहीं पर ज्यादा पोल्यूशन है, धूल कण ज्यादा होगा, कहीं पर ज्यादा कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है तो धूल कण ज्यादा होगा। यौगिक किसको कहते हैं? जिसमें मात्रा जो होती है वो निश्चित होती है। ठीक है, जो भी मिलाया जाता है उसकी मात्रा निश्चित होती है, एक प्रॉपर अनुपात में होती है, तो उसको कहा जाता है यौगिक। मिश्रण क्या होता है? उसमें कोई भी अनुपात नहीं होता है, किसी भी मात्रा में मिला सकते हैं, है ना। तो ये हो गया मिश्रण। एयर क्या है? मिश्रण, मिक्सचर। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट रिजर्वायर ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स? सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है वो कभी समाप्त हो सकती है क्या? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के यहाँ पर हीलियम बना देता है, और यहाँ पर क्या होता रहता है? फ्यूजन होते रहता है, न्यूक्लियर फ्यूजन हमेशा होते रहता है। तो इस कारण से सूर्य की ऊर्जा समाप्त नहीं होने वाली है। तो सबसे बड़ा वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सोलर एनर्जी ही है, जिसका सबसे ज्यादा यूज भी किया जाता है इंडिया में, है ना। और अब तो बहुत बड़े बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट, पावर प्लांट वगैरह भी लगाए जा रहे हैं। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? द बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज बेस्ड ऑन द मेजरिंग ऑफ वाट, वोल्टेज, लोहा या फिर एम्पियर। लोहा नहीं, यहाँ पर होना चाहिए ओम, यानी कि प्रतिरोध या फिर ओम यहाँ पर आंसर में, मतलब कि ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है,
तो किसमें मापा जाता है? इसको जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो कंजम्पशन होता है वो किसमें मापा जाएगा? वो मापा जाएगा आपका वाट में, ठीक है। ये मापा जाता है किलोवाट पर आवर, ठीक है, किलोवाट पर आवर में मापा जाता है, ठीक, याद रखिएगा। और ये तो आप अपने घर का बिजली का बिल देख लीजिए, वहीं से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? केवल एक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। हास्य गैस क्या है? हास्य गैस क्या है? व्हाट इज लाफिंग गैस? लाफिंग गैस का सूत्र पूछा जा रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या हो जाएगा यहाँ पर? हास्य गैस क्या होता है? N2O होता है, N2O होता है, यानी कि क्या होता है यहाँ पर? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेवीएस्ट मेटल? तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम या फिर चांदी। सबसे भारी मेटल कौन सा है ये पूछा जा रहा है इसमें। तो यदि हम लोग देखें तो एल्यूमिनियम का यदि हम लोग देखें मास नंबर तो ये होता है 26। कॉपर का यदि हम लोग देखें तो ये कितना होता है? 63। फिर यदि हम लोग सिल्वर का देखें तो ये कितना होता है? 107। और यूरेनियम का देखें तो ये होता है 238 या फिर 235, जो भी समस्थानिक है उसके हिसाब से, ठीक है। तो सबसे भारी यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। तो हेवीएस्ट मेटल कौन होगा? यूरेनियम होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पानी की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? Permanent hardness of water is due to calcium carbonate, chloride and sulfate of calcium and magnesium, chloride and sulfate of sodium and magnesium, none of these। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ब्लड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल डोनर इज। यूनिवर्सल डोनर का ब्लड ग्रुप है ए, बी, ओ या फिर बी। अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है, और ए बी जो होता है वो एक्सेप्टर या फिर रिसेप्टर होता है, ठीक है। मतलब कि आपका ब्लड ग्रुप यदि ए बी है तो आप किसी से भी ए से, बी से या फिर ओ से किसी से भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं ब्लड को, ठीक है। और ओ है यदि तो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा ये दोनों चीजें बराबर पूछी जाती हैं, ठीक। तो ए बी हो या ओ हो दोनों ही आपके लिए अच्छा है। चल ओ है तो थोड़ा सा दिक्कत है, अपनी जान के लिए खतरा हो जाता है, क्योंकि ओ वाला जो है केवल ओ वाले से ही ले सकता है ना। दे सबको सकता है लेकिन ले केवल ओ वाले से सकता है, तो वहां पर कमी हो जाती है जरूर खून की। वर्तमान साक्ष्यों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट एविडेंस ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ स्टार्टेड अबाउट 20,000 साल पहले, 2 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले या फिर 2 करोड़ वर्ष पहले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, 2 करोड़ वर्ष पहले, ठीक। अब इसके बारे में ढंग से हम लोग नहीं कह सकते। नया डिस्कवरी कहता है कि 3.5 अरब वर्ष पहले जो है प्रोटोजोआ आ चुका था। 2.3 अरब वर्ष पहले जो है आपका साइनोबैक्टीरिया आ चुका था, है ना। तो सबसे ज्यादा चूंकि यहाँ पर 2 करोड़ वर्ष है इसलिए मैंने इसको दे दिया, ठीक है। बाकी आगे अगर क्वेश्चन आता है तो आई थिंक सुधार के आएगा, ठीक है, बीपीएससी में भी। चलिए, किस खाद्य पौधे में अधिकतम प्रोटीन होता है? Which edible plant has maximum protein? ग्राम, पीज, सोयाबीन या फिर तुअर। मतलब ग्राम मतलब चना, मटर, सोयाबीन या फिर दाल, किसमें सबसे अधिक प्रोटीन होता है ये पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सोयाबीन। सोयाबीन में जो है आपका कितना परसेंट होता है? 40% प्रोटीन होता है, ठीक है। सोयाबीन का दूध, सोयाबीन का आपका टोफू जिसको कहते हैं पनीर, सोयाबीन के दूध का बनता है, उसको टोफू कहा जाता है, तो वो भी आप खा सकते हैं। सोयाबीन बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए, प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है उसमें, ठीक है। चलिए, मिट्टी के कटाव की जांच किसके द्वारा की जा सकती है? सॉइल इरोजन कैन बी चेक्ड बाय। जांच नहीं यहाँ पर होना चाहिए कि किसके द्वारा रोकी जा सकती है, ठीक है। ये पूछा जा रहा है, चेक करने का मतलब होता है रोकना, ठीक है। तो किसके द्वारा रोकी जा सकती है ये पूछा जा रहा है। ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन या फिर इंक्रीज्ड नंबर ऑफ बर्ड्स। तो पक्षियों की संख्या से तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वनीकरण, ये यदि हम लोग अधिक मात्रा में पेड़ लगाएं
तो फिर पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध करके रखेंगी और मिट्टी का कटाव नहीं होगा। तो यहाँ पर यही हो जाएगा, वन काट देंगे तब तो मिट्टी और ढीला होकर के बहने लगेगा, मिट्टी एकदम कटाई चालू हो जाएगा, उसका अधिक चराई हो जाएगा, तब भी जो है घास उखड़ जाएगा, घास सारा जानवर खा जाएंगे और जो जड़ें हैं वो पकड़ नहीं पाएंगी मिट्टी को। तो अधिक चराई होने पर भी जो है आपका कटाई रुक नहीं सकता, रुक तो नहीं सकता, बढ़ भले ही सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉरेस्टेशन यानी कि वनीकरण। नेक्स्ट, महासागर किसके कारण नीला दिखाई देता है? ओशियन अपीयर्स ब्लू ड्यू टू ग्रेटर डेप्थ, रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर पार्टिकल्स, ब्लू कलर ऑफ वाटर या फिर अपर सरफेस ऑफ वाटर। अधिक गहराई, पानी के कणों द्वारा आकाश का परावर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन, नीले रंग का पानी या फिर पानी की ऊपरी सतह। किसके कारण महासागर का रंग नीला दिखाई देता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, पानी के कणों के द्वारा आकाश का परावर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश का परावर्तन होता है और पानी की बूंद जो होती है जो कि आपका हवा में सस्पेंडेड होती है, लटकी हुई होती है, वह क्या करती है, प्रकाश का प्रकीर्णन करती है। इसके कारण महासागर का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देता है। चलिए, अब यहां पर यह भी आपको समझना जरूरी है कि आकाश जो होता है वो उसका नेचुरल कलर नीला नहीं होता है, क्योंकि धरती जो है वो नीली होती है, क्योंकि धरती पर मतलब 70% से अधिक पानी है। इस कारण से धरती जो होता है उसका प्रतिबिंब बनता है और इस कारण से जो आकाश है हमें नीला दिखाई देता है। अब धरती पर पानी है, इस महासागर है और पानी है, इस कारण से आकाश नीला दिखाई दिया। और आकाश का चूंकि आपका ये परावर्तन हुआ, आकाश का जो रंग है ब्लू रंग, उसका परावर्तन हुआ, इस कारण से महासागर का रंग जो है वो नीला दिखाई दिया। तो दोनों एक दूसरे को नीला दिखाने में योगदान देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ओस रात में अशांत यानी कि तेज हवा के झोंके में नहीं बनता है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर अधिक है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ग्रेटर, हवा में कम नमी है, लो मॉइस्चर इन एयर, तापमान अधिक है, टेम्परेचर इज हाई, या फिर स्काई इज नॉट क्लियर, आसमान साफ नहीं है। अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण की दर तेज है। मतलब कि बहुत तेज हवा चलती है तो वाष्पीकरण का दर तेज हो जाता है ना, जो इवेपोरेशन है वो जल्दी होता है। इसी कारण से देखते होंगे पसीना भी आपका, अगर आप बहुत तेजी में मतलब कि बहुत बाइक पर जब आप चलते हैं, जैसे जनरली गर्मी है, लेकिन जब आप बाइक पर चल रहे हैं और बहुत तेजी से हवा आ रही है तो आपको पसीना नहीं चलता है। ठीक है, या फिर जो पंखा आप खोल देते हैं रूम में, पसीने से लथपथ है, लेकिन पंखा अगर खोल दिए तो उसमें क्या होगा, हवा का तेज झोंका आएगा पंखे के माध्यम से और इस कारण से आपका जो पसीना है वो क्या होता है, जल्दी वाष्पीकृत होता है और आपको हल्का ठंडक महसूस होती है। तो पंखा जो है वो यही काम करता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। जीवन चक्र के अनुसार पौधे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज, फूल, पत्ते, तना या फिर जड़ें, फ्लावर, लीव्स, स्टेम या फिर रूट। यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो लाइफ साइकिल के हिसाब से देखें तो सबसे जो आपका महत्वपूर्ण पार्ट है वो कौन सा है, वो है आपका फ्लावर। फ्लावर में ही जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसमें होता है, फ्लावर में होता है। तो लाइफ साइकिल उसी से तो चलेगा, रिप्रोडक्शन से ही तो लाइफ साइकिल चलेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चूंकि फ्लावर में होता है तो लाइफ साइकिल के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो जाएगा, फ्लावर हो जाएगा। चलिए, ऑर्कियोरेप्टिक्स क्या है, ये क्या है, ये पूछा जा रहा है। द ओल्डेस्ट बर्ड ऑफ जुरासिक पीरियड, जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। द रेप्टाइल ऑफ जुरासिक पीरियड, जुरासिक काल का सरीसृप या फिर ट्रायसिक काल का सरीसृप, या फिर ट्रायसिक और जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप यानी कि रेप्टाइल। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ओल्डेस्ट बर्ड ऑफ जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड का सबसे सर्वपुरातन जो पक्षी था उसी का नाम था ऑर्कियोरेप्टिक्स। ठीक है, एक तरह का डायनासोर कह सकते हैं जो कि उड़ भी सकता था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन इज एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक या फिर नन ऑफ दीज। एस्पिरिन जो होता है वो क्या होता है, एस्पिरिन होता है आपका एंटीपायरेटिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो होता है आपका इसमें एसिटिल साइक्लिक। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। एसिटाइल सैलिसाइक्लिक, ये पूरा एक ही साथ है, इसके बाद ये है। तो एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड होता है ये। ठीक है, और ये जो होता है एंटी
फ्लेमेटरी भी होता है, मतलब कि एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, मतलब कि जलन जहां हो रही है वहां पर भी एस्पिरिन को लगाया जा सकता है, और साथ में एंटी पायरेटिक भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं अपमार्जक क्या है। व्हाट इज डिटर्जेंट? सोप, मेडिसिन, कैटालिस्ट या फिर क्लीनिंग एजेंट। तो अपमार्जक क्या होता है? सर्फ एक्सल जो है उसका इस्तेमाल क्यों करता है? डिटर्जेंट है सर्फ एक्सल, निरमा और वॉशिंग पाउडर, निरमा प्रचार भी देखे होंगे आप लोग, यूज भी करते होंगे। घरी डिटर्जेंट पाउडर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये सब क्या है? ये सब क्लीनिंग एजेंट है। क्यों? आपके कपड़े को साफ नहीं करता है तो क्लीनिंग एजेंट हुआ ना। चलिए आगे देख लेते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इमिट्स अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। रेडियो धर्मी पदार्थ जो है वो सब उत्सर्जित करता है। अल्फा, बीटा, गामा तीनों कण उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। डॉल्फिन को वर्गीकृत किया जाता है। डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड एज पीसेज, यानी कि यहाँ पर मीन राशि नहीं, यहाँ पर मछली होना चाहिए। पीसेज का मतलब होता है मछली। ठीक है, तो पीसेज, एम्फीबियंस यानी कि उभयचर, रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप यानी कि, या फिर मैमल्स यानी कि स्तनधारी। तो डॉल्फिन जो होता है वो किस में वर्गीकृत किया जाएगा? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स्तनधारी। स्तनधारी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। डॉल्फिन होता है उसको मैमल्स में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। When we eat मटन और गोट और शिप, मटन ऑफ गोट और शिप मतलब बकरी या फिर भेड़ का जब मांस खाते हैं, देन वी आर, तब हम लोग क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जब बकरी या भेड़ का मटन खाते हैं तब हम लोग क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे, क्योंकि बकरी या भेड़ क्या खाता है? घास खाता है। तो ये हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, बकरी या भेड़, और उसको हम लोग खाते हैं तो हम लोग क्या हो जाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। ठीक है, हर्बीवोर्स जो होते हैं, हर्बीवोर्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे। ठीक है, और जो आपका कार्निवोर्स होते हैं, जो आपका कार्निवोर्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी हो जाएंगे। ठीक है, तो हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो घास वगैरह खाते हैं, घास फूस खाते हैं, शाकाहारी होते हैं, तो ये हो जाएगा बकरी और भेड़, जो कि प्राइमरी हो जाएगा। और कार्निवोर, जब हम लोग बकरी या भेड़ का मांस खा रहे हैं यानी कि हम लोग मांसाहार कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग हो जाएगा सेकेंडरी। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेल्सियस पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होगा? ऑन सेल्सियस स्केल नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी विल बी। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, एफ सी बाई 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32/9। अब मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में आपको पता है, इसी को आपको कि क्या करना है? सेल्सियस में बदल लेना है। तो जब आप सेल्सियस में बदलेंगे तब ये कितना आएगा? तब ये आएगा आपका 36.9 के आसपास। ठीक है, आप बदल के खुद से देख लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको रट ही लीजिए। 36.9 मतलब लगभग 37 डिग्री सी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पर कर देते हैं समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और बाकी क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो मैं हूं चंद्रवर्धन। फिलहाल इस वीडियो के लिए लेता हूं आपसे विदा। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।